हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्लास 8 का चैप्टर 9 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, इसको कैसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रिक्शन हमें कब डेंजरस हो सकता है, तो इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यू माइट हैव सीन ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक। आपने ट्रक और का ड्राइवर देखा होगा कि ट्रक स्लो डाउन देन व्हीकल इन ट्रैफिक सिग्नल। जब क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल पे व्हीकल्स होते हैं तो वो उसे धीमा करता है। इफ टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाय द अप्लाइंग ब्रेक। और जब हम लोगों को जो बाइसिकल होती है, साइकिल होती है, उसको हमें धीमा करना पड़ता है तो हम उसके लिए ब्रेक का यूज करते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो हम व्हीकल को स्लो डाउन कैसे करते हैं, जबकि जब हम उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं। नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस। Not only vehicle, any object moving over the surface, another object slow down when the external force is applied on it। तो हम कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जो उसको हमें रोकना है, तो हमें कोई भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही करना पड़ता है, तभी वो रुकती है। तो फाइनली इट स्टॉप, और वह रुक जाती है। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। तो आपने देखा होगा कि एक मूविंग बॉल है, जो कि बॉल है जो रोड पे या ग्राउंड में ढुनक रही है। तो क्या होता है कि तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। वाई डू वी स्लिप वेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। और हम क्यों फिसल जाते हैं जब बनाना पील पे हमारा पैर पड़ता है। डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर। तो हमको वॉक करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है स्मूथ प्लेस पे, और वेट फ्लोर पे गीला जमीन होगा वहां पर भी हमें चलना मुश्किल होता है। ये क्यों होता है? ये सब हमें फ्रिक्शन के कारण ही होता है। यू विल फाइंड आंसर द सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आप इन सच क्वेश्चन के जो आंसर है आप इस चैप्टर में पाएंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। हमको क्या करना है, एक बुक है उसको जेंटली पुश करना है टेबल पे। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। जब वह कुछ डिस्टेंस कवर करेगी तो वह थोड़ी देर बाद रुक जाती है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हमें इस बुक को दूसरी डायरेक्शन से पुश करना है। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम। अब अभी भी क्या होता है, बुक थोड़ी देर बाद क्या होती है, रुक जाती है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। क्या आप एक्सप्लेनेशन के बारे में दे सकते हैं कि कैन वी से दैट द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक इन अपोजिट इट्स मोशन। एक फोर्स है जो उसके अपोजिट द मोशन वर्क करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो जब कोई चीज चल रही है उसको रोकने के लिए विपरीत डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन पे एक वर्क फोर्स करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। जब हमने देखिए बुक को हमने इस डायरेक्शन से पुश किया तो एक फ्रिक्शन फोर्स हमको इस डायरेक्शन से लग गई। जब हमने इस डायरेक्शन से उसको फोर्स किया तो हमें इस डायरेक्शन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा, और जब हम इसको इस डायरेक्शन से पुश करते हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड द बुक्स इज ऑन द टेबल। तो क्या होता है, फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द मोशन। जिस डायरेक्शन पे कोई चीज गति करती है, कोई चीज चलती है, उसके अपोजिट मोशन पे एक वर्क फोर्स करता है, उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो यू saw दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट अगर हम किसी चीज में लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाइड करते हैं तो हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा तो राइट डायरेक्शन पे लगेगा। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, अगर हम राइट से उसको फोर्स करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन से हमें वर्क करेगा। इन द बोथ केस द फोर्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक। तो क्या होता है, जो फोर्स होता है उसके फोर्स के अपोजिट ही मोशन में बुक देखो लग रहा है ना, एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण वह रुक जा रही है बुक, तो वो अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करता है। इसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइंग फोर्स।
In the above activity, the force of friction between the surface of the books and surface of the table. तो ये जो force of friction है, जो surface है book का और टेबल का जो surface है उसके कारण से लगता है. In the friction is same for all the surface. क्या friction सभी सरफेसों में सेम होता है? डज द डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. तो ये किस पे डिपेंड होता है? स्मूथनेस एंड रफ. जो सरफेस होगा उसके कारण उसमें डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कैसा लगेगा. लेट अस फाइंड आउट. अब हम इसको देखते हैं. अब हमें क्या करना है? अब हमें एक एक्टिविटी करनी है. देखिए इस तरीके से कि टाई ए स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक. हमको एक ब्रिक लेनी है, उसके अराउंड हमें स्ट्रिंग के हमें बांधनी है. पुल द ब्रिक स्प्रिंग बैलेंस. इसको क्या करना है? स्प्रिंग बैलेंस करना. यू नीड अप्लाई सम फोर्स. उसमें हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना है. और नोट डाउन. हमको एक ब्रिक लेनी है, एक स्ट्रिंग अराउंड द ब्रिक. हमको एक देखिए इस तरीके से हमको एक स्ट्रिंग के धागा है ना, इसमें बांध दे. ये धागा है ना, इसमें इस तरीके से बांध देना है और इसमें लटका देना है. ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस. और इसमें हमें इसको बांध देना है. तो ये क्या होगा? जब यहाँ पर हम रीडिंग देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है. तो यही उसमें बताया गया इस एक्टिविटी में कि डाउन रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन मूव. जब क्या होता है? जब ब्रिक है ना वो मूव कर रही है तो इट गिव यू मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्रिक ऑफ द फ्लोर. तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे आपको पता चल जाएगा. जब हम इसमें इसको नापेंगे, इसमें यहाँ से रीडिंग लेंगे तो पता चल जाएगा. ये क्या है? ये एक मेजरमेंट है. इससे इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस. इसको हम फोर्स और फ्रिक्शन को नापने के लिए यूज करते हैं. फॉर दिस डिफरेंस रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब हमें क्या करना है? इस तरीके की एक्टिविटी को दोबारा करनी है. उसमें हमें क्या करना है कि जूट जो ब्रिक है ना, ब्रिक के ऊपर हमें जूट लगा देनी है. जूट की पॉलीथीन के अंदर इसको रखना है और फिर हमें इसका फ्रिक्शन फोर्स इसमें नोट करना है कि कितना होता है. तो किसका कम है और किसका ज्यादा है आपको इस तरीके से पता चलेगा. अब हम ये जो मशीन है स्प्रिंग बैलेंस, इसके बारे में बताया गया कि ये क्या होती है. स्प्रिंग बैलेंस इज डिवाइस. क्या है? एक डिवाइस है यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स. क्या इसके लिए यूज करते हैं? मेजरिंग द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स नापने के लिए और उसका फ्रिक्शन भी. इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइल्ड स्प्रिंग. इसमें क्या होता है? एक कॉइल्ड स्प्रिंग रहती है. यहाँ पर एक छोटी छोटी सी स्प्रिंग रहती है, कॉइल्ड स्प्रिंग रहेगी. विच गेट स्ट्रेच. ये क्या होती है? खिंच जाती है. व्हेन द फोर्स इज अप्लाइंग द स्ट्रेचिंग ऑन द स्प्रिंग. जब यहाँ पे कोई चीज यहाँ पर हम लटकाते हैं तो ये स्प्रिंग क्या होती है? खिंच जाती है, थोड़ा सा नीचे ऊपर होती है. तो स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग ऑफ मेजर बाय द पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल. जो इसमें ग्रेजुएटेड स्केल होती है, ग्रेजुएटेड स्केल का मतलब होता है जिससे धीरे धीरे पॉइंट बढ़ते हैं. 0 1 2 3 4 जो आपके पास स्केल रहती है वो भी ग्रेजुएटेड स्केल ही होती है. तो द रीडिंग ऑन द स्केल गिवन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. अब हमें पता चल जाता है कि इसमें फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है. उसे ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड. कि कितना फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड. तो इसमें ये जो लटकाया गया है इसमें कितना फोर्स है, फ्रिक्शन है, तो इससे आपको पता चलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस वाली ब्रिक का मैग्नीट्यूड क्या है. तो इससे हम लोग यही चीज नापने के लिए करते हैं. इस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस. तो हम लोग अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं 9.3. मेक अ इंक्लाइन प्लेन. अब हमको एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है. जैसे कि इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन मीन्स यहाँ बुक रख दी है और इसके ऊपर एक ऐसा ये लॉन्ग का एक पीस रख दिया है. इसको इंक्लाइन प्लेन मतलब थोड़ा टिल करके रखना ही इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं इसको. तो एक इंक्लाइन प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर. हमको एक स्मूथ फ्लोर पे रखना है. ऑन द टेबल यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्ट द ब्रिक बाय ब्रिक. अब हमको एक वुडन वुड को नीचे ब्रिक भी रख सकते हैं, आप बुक्स भी रख सकते हैं, आपके पास जो है वो रख सकते हैं इसमें. पुट अ मार्क विथ अ पेन एंड द पॉइंट ए ओनली इंक्लाइन प्लेन. अब हमको एक मार्क बना लेना है इंक्लाइन प्लेन पे, मार्क ए और मार्क बी. अब हमने देखो यहाँ पे मार्क बना दिया है इसका, मार्क ए, कि हम लोग कहाँ से उसको छोड़ रहे हैं.
point A on a inclined plane. Now let a pencil shell move down in this point. अब हमको एक पेंसिल सेल लेना, जो आपके पास सेल रहते हैं उसको उसमें पॉइंट पे रख करके छोड़ देना है. तो हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग द रेस्ट. अब ये कितनी दूर जाता है कमिंग द रेस्ट, जब तक ये रुकता है कितनी दूर तक जाता है, इसको हमें नोट करना है ना. नोट डाउन द डिस्टेंस. नाउ स्प्रेड द पीस ऑफ क्लॉथ. अब हमें क्या करना है, ये अब इसमें हमें नोट कर लेना है. प्लेन स्मूथ था ना ये एरिया, इसमें कोई चीज नहीं थी, तो हमने ए पॉइंट से इसको छोड़ा और सेल हमारा यहाँ तक गया. तो हमें इसका टाइम और डिस्टेंस लिख लेनी है कि कितनी देर में और कितनी दूर पहुंचा. अब हमें दूसरी एक्टिविटी में क्या करना है, नोट डाउन द डिस्टेंस. अब हम डिस्टेंस इसकी नोट कर लेनी है. नाउ स्प्रेड द पीस ऑफ क्लॉथ. अब हमें दूसरी एक्टिविटी में क्या करना है, अब हमें ओवर द टेबल, हमें मेक श्योर दैट द नो रिंकल्स ऑन द क्लॉथ. अब हमें किस चीज का क्लॉथ लेना है, पीस ऑफ क्लॉथ. अब हमें एक कपड़ा लेना है और इसके ऊपर हमें टेबल के ऊपर बिछा देना है. ठीक है, और देयर इज नो रिंकल्स, उसमें कोई सिलवटें नहीं होनी चाहिए ऑन द क्लॉथ. ट्राई द एक्टिविटी अगेन, और हम इस एक्टिविटी को दोबारा करेंगे. डज द डिस्टेंस कवर द डिपेंड ऑन द नेचर. अब हमें क्या करना है, रिपीट दिस एक्टिविटी स्प्रेडिंग द थिन लेयर ऑफ द सैंड ओवर. अब हमें ये इसकी देखिए, जो हमने कपड़ा बिछा दिया, अब यहाँ से सेल छोड़ा तो देखिए कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, थोड़ा सा उसके कम कर रहा है. तो आपको इससे पता चल जाएगा. देखिए यहाँ तक गया, बस पहले वाले में ज्यादा दूर तक गया था, कितनी डिस्टेंस कवर की थी इसने, यहाँ तक गया था. तो और अब हमें क्या करना है, तीसरी एक्टिविटी में हमें सैंड बिछानी है. या आप अपने घर में कर सकते हैं ये एक्टिविटी, कि अब हमें तीसरी एक्टिविटी में इस कपड़े की जगह पे हमें क्या बिछा देना है, सैंड बिछा देना है, और यहाँ से सेल को छोड़ना है. देखते हैं फिर कितनी दूर तक डिस्टेंस उसकी कवर करती है. ये हमारी एक्टिविटी 9.3 थी. अब हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे. डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्कल. तो अब हमें ये पता चल गया कि जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो नेचर ऑफ द सर्फेस विच द सेल मूव, जो कि सेल मूव कर रहा है. तो हमें क्या पता चला कि हर सरफेस की जो डिस्टेंस होगी वो अलग अलग होगी. जो सरफेस होगा उसकी स्मूथनेस ज्यादा होगी तो ज्यादा दूर जाएगा, थोड़ी कम हुई तो कम दूर गया, और सबसे ज्यादा कम किसकी होगी, सैंड की होगी, क्योंकि वो ज्यादा ही दुरदरा सा होता है, रफ सरफेस हो जाएगा ना उसका. I shall try the activity with the wrap a piece of the sandpaper around the cell. अब हमें क्या करना है, ऐसे अब हम एक्टिविटी कर सकते हैं कि जिस सेल के किनारे हम एक पीस ऑफ सैंड पेपर भी लगा के इस एक्टिविटी को करेंगे. फ्रिक्शन इज कॉल्ड बाय द इरेगुलेशन ऑफ द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट. क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है, जो दो सरफेस होते हैं, ये देखिए ये टेबल है और ये बुक्स है, इस पे कुछ इरेगुलेशन, कितना भी स्मूथ तो छोटे छोटे से होल होंगे इसमें, और बुक्स की जो सरफेस होगा उसमें भी छोटे छोटे से इरेगुलेशन होंगे. तो उसके कारण से ही सरफेस में appear very smooth and large number of the minute of irregulation on the. क्या होते हैं, बहुत सारे irregulation होते हैं, माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. irregulation on the two surface lock into one another. तो क्या होता है, जो कि एक दूसरे से चिपक जाते हैं. when we attempt to move any surface, जब हम कोई भी सरफेस पे मूव करते हैं, we have to apply a force over the interlocking. तो हम क्या करते हैं, जब कोई चीज स्टेबल होती है हम उसको पुश करते हैं तो हम उसकी इंटरलॉकिंग को तोड़ते हैं, ओवरकम करते हैं, मतलब उससे छुटकारा पाते हैं. तो हमें थोड़ा सा धक्का देना, उसे फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे कि हम फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो वो वहां से इंटरलॉक छूट जाते हैं. तो ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस में क्या, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलेशन. जहाँ पे खुरदरी जमीन होगी वहां पर इरेगुलेशन ज्यादा होगा, तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है. और स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज कम होती है तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है. आप ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं. आप थोड़ा सा कोई ऐसी भारी पत्थर है, आप थोड़ा सा स्मूथ प्लेस पे रखिए, उस पर पुश करिए, तो देखिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा. और जब आप थोड़ा सा रफ इस जगह पे रखेंगे तो उधर पे आपको ज्यादा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि वो इरेगुलरिटीज के कारण होता है. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर द रफ सरफेस. जो क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है
वो ग्रेटर होता है इन इरेगुलर सरफेस पे, तो इज इवॉल्व। We see the friction is caused by the interlocking or irregular in the two surface। तो हम कह सकते हैं ना कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो दो सरफेस में जो इंटरलॉकिंग होती है उसके इरेगुलेशन के कारण होता है। इट इज ऑब्वियस, ये निश्चय हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज बाय द टू सरफेस प्रेस हार्डर। अगर हम किसी चीज को बहुत तेजी से प्रेस करेंगे तो हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट बाय नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। अगर कोई भी किसी मैट पे बैठा नहीं है तो उसको जब ड्रैग करोगे तो उस पर बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, जब कोई पर्सन उसमें बैठ जाएगा तो फिर तो ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा। Recall your experience when last time you move a heavy box one place to another। अब थोड़ा सा आप याद करिए कि आपने कभी भी कोई ऐसा हैवी बॉक्स जो हो वन प्लेस से अनदर प्लेस आपने खिसकाया हो। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो दैट एक्सपीरियंस नाउ, अब करना है आपको ऐसा एक्सपीरियंस कि व्हाट इज इजियर, क्या सही है, क्या मतलब इजी है। टू मूव द बॉक्स द रेस्ट, जो हमें कोई बॉक्स है कोई रेस्ट पे है तो ऑन द मूव इट व्हेन ऑलरेडी इज मोशन, या जो कोई जैसे कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें फोर्स लगाने पे वो और तेज चलने लगेगी। अगर आप कोई चीज रेस्ट में रखी हुई है उसमें मोशन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो चल रही है उसमें आपको जब फोर्स देंगे तो बहुत थोड़ा सा फोर्स देंगे तो भी वो चलने लगेगी। तो आपको यह एक्सपीरियंस अपने घर पे करना है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, तो फोर्स क्या होता है, रिक्वायर होता है हमें ओवरकम, उसको हटाने के लिए, फ्रिक्शन को हटाने के लिए। इंस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, जिससे कि ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट मूविंग, द रेस्ट जो स्टेबल है, स्थिर अवस्था में रखा है, रेस्ट में है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो मेजर द स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्टैटिक में, जब कोई चीज रेस्ट में है तो उसमें जो फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा फोर्स लगाते हैं, इसको ही हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई चीज स्टेबल रखी है तो उसको हम मूव करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम द सेम स्पीड ऑन द मेजर ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब कोई चीज मूविंग में है, कोई चीज चल रही है, उसमें जो फोर्स लगाते हैं उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When the box start sliding, जब कोई बॉक्स स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देता है तो द कॉन्टेक्ट पॉइंट इज सरफेस, तो क्या होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक, तो उनके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा इनफ टाइम नहीं होता लॉक करने के लिए, एक सरफेस से दूसरी सरफेस से कांटेक्ट करने के लिए। तो कांटेक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई चीज स्टेबल अवस्था में रखी है, कोई स्थिर रखी है, तो उसमें इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा है तो उसमें हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कोई चीज मूव ही कर रही है तो उसमें इंटरलॉकिंग ही नहीं है तो उसमें बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा और वो आगे चली जाएगी। ओके, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन and you find the somewhat easier to move the box already in the motion than the get started। तो आप बताइए कि क्या इजियर होगा, कोई मूव कर रहा है बॉक्स, उसको ऑलरेडी इन मोशन में है तो उसको स्टार्ट करना इजी रहेगा, और जो कोई स्टेबल है, जो चीज स्टेबल है उसको पुश करने में ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन क्या बताइए, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। तो क्या फ्रिक्शन हमेशा खराब ही होता है, खराब नहीं होता है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए। इट इज इजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, आपको एक कुल्हड़ होता है ना, अर्दन पॉट, जो मिट्टी का पॉट होता है उसको, और ग्लास टम्बलर, जो ग्लास टम्बलर होता है। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी,
जो टम्बलर है उसकी जो आउटर सरफेस है उसको ग्रीसी कर देते, उसको चिकना कर देते हैं, और हैंड इज ए थिन लेयर ऑफ द कुकिंग ऑयल, और उसमें कुकिंग ऑयल लगा दिया ऑन इट। वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट, क्या इसे पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया? जस्ट थिंक, अब आप सोचिए कि would it be possible to hold the glass if there is no friction? अब क्या बताइए, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या आप इस सब चीजों को होल्ड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इज टू मूव ऑन अ वेट और मडी ट्रैक। तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे कुल्हड़ है, कुल्हड़ को होल्ड करना इजी रहता है, और जो कि देसी जो टम्बलर इसमें तेल वेल लगा दिया ना, तो इसको होल्ड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, फिसलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है फ्रिक्शन को आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, और कुल्हड़ में ऑलरेडी से छोटे छोटे से पोर्स रहते हैं और हमारे हाथों में भी रहेंगे तो वो ग्रिपिंग अच्छी रहती है। फ्रिक्शन ज्यादा रहता है इसमें, इसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा देखना, बहुत सावधानी से उसको उठाना पड़ता है। तो रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन द वेट मडी ट्रैक। तो बताइए कि हमें एक मडी ट्रैक पर चलना डिफिकल्ट क्यों होता है, और वेट मार्बल फ्लोर, और जो चिकना फ्लोर होता है, वेट हो गीला भी हो तो फिर उसमें चलना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, बीइंग एबल ए वॉक एट ऑल देयर वर नो फ्रिक्शन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन ना हो तो वहां पर हम चल पाएंगे? यू कुड नॉट राइट विथ पेन, और हम क्या पेन से लिख पाएंगे, और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विद द चाक ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो आपकी टीचर है जो चौक से लिख रही है तो वो लिख पाएंगी? इट रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चाक पार्टिकल, विच क्या होता है, जो हमारा जो ब्लैक बोर्ड रहता है उसमें छोटे छोटे से पोर्स रहते हैं, उसमें क्या होते हैं चौक पार्टिकल, उसमें क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तभी वो मैडम जो लिखती है वो आपको दिखता है। अगर वहां फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और नेल इज फिक्स इन द वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन, क्या नेल को जो नेल है, जो कील है, इसको दीवार में गाड़ पाएंगे हम लोग, अंदर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। द ब्लैक बोर्ड कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे, चौक एंड द बोर्ड हम लिख भी नहीं पाएंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप, अगर कोई चीज स्टॉप चलने लगी, मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो कभी भी रुकेगी नहीं। देयर वॉज नो फ्रिक्शन, अगर तो हमारी क्या होगी, लाइफ इज नॉट पॉसिबल, हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अगर हमारे यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन, सोचिए अगर एक मिनट के लिए फ्रिक्शन ही खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? गाड़ियां जो चल रही है रुकेंगी नहीं, ब्रेक ही नहीं लगेंगे, कुछ चीज हम होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, कुछ लिख भी नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ बिटवीन द टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल ऑन एंड द रोड। हमारा जो फ्रिक्शन होता है, जो व्हीकल्स होते हैं ना, और रोड के जो बीच में जो टायर होते हैं उनके बीच भी लगता है। दे कुड नॉट स्टार्टिंग और स्टॉप और द टर्न और टू चेंज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगी, सीधे ही चले जाएंगे एकदम की व्हीकल्स। यू कुड नॉट फिक्स द नेल, आप कोई कील भी उसमें नहीं, दीवार में नहीं लगा पाएंगे, ऑन द वॉल एंड टाई द नोट, हम कोई गार्ड भी नहीं बना सकते हैं उसके बिना, फ्रिक्शन के बिना। विदाउट द फ्रिक्शन इज बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, कोई भी बिल्डिंग को भी हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कितना जरूरी है देखिए फ्रिक्शन हमारे लिए। सोल ऑफ द शू वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन, हम जो मतलब सोल है ना, सोल ऑफ द शू वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण ही हम उसके कारण शू में चल पाते हैं, शू पहन करके। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज इविल, फ्रिक्शन क्या होता है हमारे लिए, खराब भी है टू। इट वियर आउट ऑफ द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू बॉल बेरिंग और क्या सोल ऑफ द शू। तो क्या होता है जब बॉल बेरिंग में भी जो हम लोग उसमें लगाते हैं ना, मशीनों में लगाते हैं, स्क्रूज में रहता है। सोल ऑफ द शू जो जमीन में जो हम चलते हैं, शू के नीचे जो सोल रहता है उसमें भी। यू मस्ट हैव सीन द worn out step of the foot over bridge at the railway station. फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, क्या करता है फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करते हैं। बिगड़ली रब, गंदे तरीके से जब रब होता है तो योर प्राण टुगेदर टू द
few minutes. How do you feel? आप कैसा फील करते हैं? तो when you stick a matchstick against the rough surface, it catch fire. क्या कर लेती है? ये फायर को कैच कर लेती है. You might have observed that the jar of mixer become hot, और ये गर्म हो जाता है. क्यों होता है? Due to friction. When it is run for a few minutes. हम लोग कुछ देर, क्योंकि ये क्या होता है, मिक्सर जो होता है तो थोड़ी देर रन करता है, तो ये क्या हो जाता है, फ्यू मिनट. तो इट कैन काइट वेरियस अदर एग्जाम्पल ऑन द विच फ्रिक्शन. हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं. प्रोड्यूस, जो हीट को प्रोड्यूस, क्या होता है जब बॉल बेयरिंग कोई मशीन चलती है तो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस करती है. इससे बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है. तो इन फैक्ट when a machine is operate, heat or generate cause with a wastage of energy, जिससे कि क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है. We shall discuss the way or the minimize the friction. अगर हम इसके फ्रिक्शन को कम कर देते हैं in the following section. अगर हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देते हैं तो हमारा ये जो एनर्जी है वो बचती है. तो अगला जो स्लाइड है हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर